नमस्कार। लेक्चर नंबर 12 है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ये पूरा कोर्स जो चल रहा है उसी का लेक्चर नंबर 12 होगा। आज हम पढ़ेंगे जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, इसके क्या इफ़ेक्ट पड़े हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर, उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया गया था, जिसमें जो आपका बंगाल विभाजन है वो समाप्त कर दिया गया था और राजधानी को चेंज कर दिया गया था। राजधानी अब दिल्ली कर दी गई थी, इतना आपको पता है। और अब मैं आपको बताता हूँ राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इस विश्व युद्ध का। विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक होता है। इस विश्व युद्ध की पूरी डिटेल वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ही, तो जो आपके यहाँ काम का है वो मैं आपको बता देता हूँ। विश्व युद्ध नाम से ही पता लग रहा है, इसमें लगभग बहुत सारे बड़े बड़े देशों ने हिस्सा लिया था। तो लगभग देश के सभी बड़े बड़े देशों ने हिस्सा ले लिया था, इसी कारण से इसे विश्व युद्ध कहा जा रहा है। टोटल 37 देशों ने हिस्सा लिया था इसमें। 1914 से 1918 के बीच ये युद्ध चला। इसमें दो खेमे में बट गया था पूरा वर्ल्ड। एक को कहा जा रहा है धुरी राष्ट्र और एक को कहा जा रहा है मित्र राष्ट्र। ये मित्र राष्ट्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस कैटेगरी में हम शामिल थे, तो इसमें जितने भी कंट्रीज थे इस ग्रुप को मित्र राष्ट्र बोल दिया गया है, और जो विपक्ष वाले थे उन्हें धुरी राष्ट्र कह दिया गया है। अब देखिए धुरी राष्ट्र में कौन कौन है? ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की, ये तीन महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पे सर्बिया, ब्रिटेन और हमें तो घसीट लिया गया था वैसे ही फ्रांस, रूस भी बाद में चला गया था। 1917 में रूस की क्रांति, ज़बरदस्त क्रांति हुई थी, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना ही है। तो वहाँ के राजा को ही लोगों ने सिंहासन से हटा दिया था, इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। तो इसलिए 1917 में इस युद्ध से पीछे हट गया था और 1917 में अमेरिका आ गया था इसमें, और जापान, ये मित्र राष्ट्र में शामिल थे। ठीक है, ये मैप में भी आप देख पा रहे हैं, जर्मनी, आपका ऑस्ट्रिया, और इसके अलावा यहाँ बुल्गारिया भी है, और यहाँ पे तुर्की। ठीक है, तुर्की पे ऑटोमन एम्पायर था जहाँ पे खलीफा हुआ करते थे। तो उन समय खलीफाओं के लिए पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान थे वो खलीफाओं को पूजनीय मानते थे, एक तरीके से उनके धर्म गुरु हुआ करते थे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तुर्की जो है ओपोजिट में है, तो इसलिए भारत में रहने वाले मुसलमानों को भी बुरा लगेगा ही लगेगा, तो वो भी प्रभाव पड़ने वाले हैं। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि विश्व युद्ध का हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब 11 नवंबर 1918 में ये युद्ध समाप्त होता है। इसमें मित्र राष्ट्र जो है वो जीत जाते हैं और धुरी राष्ट्र वाले हार जाते हैं। अब इस पे इफ़ेक्ट क्या पड़ा वो समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें बिना किसी अनुमति के, हमारे नेताओं से बिना पूछे, हमारी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे कांग्रेस, उनसे बिना अनुमति लिए कांग्रेस ने डिसीजन ले लिया कि हमारे लोग जो सेना में भर्ती हैं उनको भेजा जाएगा लड़ने के लिए। तो 13 लाख जवान हमारे यहाँ इंडिया के गए थे। इंडिया से 13 लाख लोग लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, तो ये सब देखिए, ये ज़बरदस्ती सब कुछ किया जा रहा है कि मतलब आपके घरों में से, आप सोचिए उस समय अगर आप होंगे तो आपके घरों से जो सैनिक हैं, आपके घर के जो जवान लड़के हैं, उनको सेना में भर्ती करवा के वहाँ लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। देश के लिए लड़ने, वो हमारा देश तो था ही नहीं जहाँ लड़ने के लिए भेज रहे हैं। हम खुद थोड़े चाह रहे थे, वो तो ब्रिटेन अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए भेज रहा था ना। आज की डेट में अगर भेजा जाए तब तो खुशी खुशी तब जाएंगे, लेकिन उस समय की बात है, एक तो अंग्रेज हमारे देश पे ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं और ऊपर से अपने फ़ायदे के लिए हमको लड़ने के लिए भेज रहे हैं। तो इसलिए खून खौल उठता था लोगों का। अब खून खौल उठता था तो इस कारण से लोग और नज़दीक आते गए, लोगों के अंदर राष्ट्र भावना और बढ़ती गई। तो इसलिए कहा जा रहा है ना कि ये जो विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेज़ी से और बढ़ी। पहले से जाग रही थी लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो कहते हैं मास नेशनलिज्म, एक शब्द होता है मास नेशनलिज्म, कि मतलब बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद भावना बढ़ी। भैया पूरी जनता को, पूरी समुदाय को इफ़ेक्ट कोई चीज़ करता जाएगा तो आपस में एक मुट्ठी बंध जाएंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए और मजबूत होते गए हम भारतीय। अब यहाँ पे कांग्रेस के जो सदस्य थे ये दो खेमों में बटे हुए थे। एक तो कह रहा था कि ठीक है साथ दे देते हैं, एक कह रहा था बिल्कुल साथ नहीं देते हैं बल्कि आंदोलन चलाते हैं। एक तो ऑलरेडी
जो विश्व युद्ध में फंसा हुआ है इंग्लैंड, और इसकी और बुरी हालत कर देते हैं, ये कई लोगों का मानना था। लेकिन जो लोग कह रहे थे सपोर्ट करते हैं वो मेजोरिटी में थे, इसलिए सपोर्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया, लेकिन कुछ शर्त के साथ, अभी बताऊंगा मैं। तो दिमाग में रखिएगा कि पहले विश्व युद्ध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था। ब्रिटेन का साथ देना चाहिए कई लोग कह रहे थे, और कई लोग कह रहे थे कि नहीं, साथ नहीं देना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। जो लोग कह रहे थे साथ देना चाहिए वो किस बिहेव के पे कह रहे थे, मतलब किस बेस पे कह रहे थे, क्यों कह रहे थे? क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों ने कह रखा था कि भैया देखिए ये लड़ाई है ना, ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि साम्राज्य विस्तार हो रहा है या उत्तराधिकार की कोई लड़ाई है, नहीं, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो लोकतंत्र का नाम आते ही कई कांग्रेस वाले इमोशनल हो गए। अच्छा, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं अंग्रेज, इसका मतलब अगर ये विश्व युद्ध जीत जाएंगे, क्या पता हमें हमारा जो स्वराज है वो वापस कर दें, हमारा यहाँ पर शासन ला दें, ठीक है, हमारा जो प्रशासन है हमारे हवाले कर दें। तो ये सोच के हिसाब से कई कांग्रेस वाले कह रहे थे कि ठीक है हम युद्ध में साथ देंगे, और कई कह रहे थे साथ नहीं देंगे, हम आंदोलन करेंगे। जो मुख्य तौर पर जो उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे, लेकिन कांग्रेस ने साथ दिया। और इसके अलावा महात्मा गांधी भी आ चुके थे 1915 में। तो महात्मा गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया कि आप जाइए लड़िए। वो ये मत समझिए कि इंग्लैंड लड़ रहा है, ये समझिए कि आपका देश लड़ रहा है। तो ऐसा जोश भर के कई लोगों को भर्ती करवा दिया। इसी कारण से केसरे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने गांधी जी को। इसके अलावा सार्जेंट मेजर भी कहा था। जो सार्जेंट मेजर होता है कि लोगों को प्रेरित करके लड़ाई में भेजता है या सेना में भर्ती करवाता है, तो वो सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट मेजर कहा गांधी जी को। गांधी जी उस समय जवान ही थे, ठीक है, तो सार्जेंट मेजर कहा महात्मा गांधी को। अब मुस्लिम लीग की बारी आती है। मुस्लिम लीग तो असमंजस में थी कि सपोर्ट करें कि सपोर्ट ना करें, सपोर्ट करें कि सपोर्ट ना करें। कांग्रेस का तो क्लियर हो गया था कि भैया आधे लोग कह रहे थे, आधे ज़्यादा लोग कह रहे थे सपोर्ट करना है, कुछ लोग कह रहे थे सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन प्रस्ताव पारित हुआ कि हाँ भैया सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हर साल के लास्ट में अधिवेशन होते थे ना, तो उन अधिवेशनों में पास हुआ कि हाँ सपोर्ट करना है। लेकिन मुस्लिम लीग कह रही थी कि सपोर्ट करें या ना करें, इसमें असमंजस में थी। असमंजस में इसलिए थी क्योंकि जो तुर्की था, तुर्की जो क्षेत्र है जहाँ पे ओटोमन एम्पायर था, वहाँ के जो खलीफा थे, वहाँ के जो शासक थे, खलीफा थे, वो पूजनीय हुआ करता थे। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने सोचा कि भैया ये तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध है तुर्की, अगर तुर्की हार जाएगा तो उनके जो खलीफा हैं उनके साथ बुरा व्यवहार होगा। इस कारण से ये असमंजस में थे। लेकिन ब्रिटेन वालों ने इनकी ये असमंजस को दूर कर दिया। ब्रिटेन वालों ने इनका ये एहसास दिला दिया कि भैया कोई दिक्कत नहीं, तुर्की अगर हार भी जाएगा तो तुर्की के साथ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि खलीफा के पद की गरिमा खराब हो। तो ये विश्वास दिला दिया था, मीठी गोली दे दी थी, बहका दिया था। तो मुस्लिम लीग बहकावे में आ गई इसी शर्त में, यही शर्त लेकर कि मतलब तुर्की के साथ गलत व्यवहार नहीं होगा, खलीफा के साथ गलत व्यवहार नहीं होगा। इसी शर्त से वो शामिल हो गए विश्व युद्ध में। यहाँ मुस्लिम लीग ने भी हाँ कर दी थी। और बाल गंगाधर तिलक भी अब तक छूट गए थे। बाल गंगाधर 1908 ईस्वी में जेल हुई थी और 1914 तक वो छूट गए थे। 6 साल की जेल हुई थी ना, याद है ना, म्यांमार में जो मांडले जेल है वहाँ इनको सजा हुई थी, आ गए थे। और यहाँ पे एनी बेसेंट भी आ गई थी, आयरलैंड की थी एनी बेसेंट। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में, कब 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? 1916 ईस्वी में, ये पेन कहाँ गया, हाँ, इन दोनों ने 1916 ईस्वी में जो है होम रूल लीग की स्थापना की और इसके अलावा होम रूल लीग आंदोलन चलाया। ये डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, दोनों के द्वारा अलग अलग चलाए गए। दोनों ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। ये आयरलैंड में आंदोलन फेमस था, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ही। ये दोनों ने अलग अलग भारत में चलाया। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में, ठीक है। 1914 में सब युद्ध में शामिल तो हो गए, लेकिन 1 ही 2 वर्ष के बाद हकीकत अंग्रेज़ों के सामने आने लग गई।
हकीकत अंग्रेजों के सामने आने लग गई। तो जब सामने आई, अंग्रेजों की हकीकत पता लग रही है कांग्रेस को भी, मुस्लिम लीग को भी, तब इनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। तो ये खुद पास आने लग गए, ठीक है, खुद पास आने लग गए, नजरें मिलाने लग गए। कौन कौन? मुस्लिम लीग और कांग्रेस वाले। तो इनके जो अधिवेशन हैं वो साथ साथ होने लग गए। 1915 से इनके जो अधिवेशन है वो साथ साथ होने लग गए। जिस क्षेत्र में, जिस जिले में अधिवेशन कांग्रेस का होता था, उसी जिले में वो लखनऊ उसका मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता था। ऐसे ही 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का भी और मुस्लिम लीग का भी, और दोनों के बीच में समझौते होते हैं। इसी को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। डिटेल में इसको भी पढ़ना है, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। इसी विश्व युद्ध के कारण, विश्व युद्ध में इनको लग रहा था कि इनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं अंग्रेज, ठीक है, जो इन्होंने वादे किए थे वो नहीं पूरे कर रहे हैं और बस अपना मतलब निकालते जा रहे हैं। जब हकीकत पता लगी इनको तो दोनों नज़दीक आते गए। तो नज़दीक आना ही था, नज़दीक आते गए, और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग में मतभेद थे वो मतभेद धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। कि मतलब कांग्रेस ने एक लचीला स्वभाव अपना लिया कि हाँ भैया जो मुस्लिम लीग वाले शर्त रख रहे हैं वो मान लेते हैं, ठीक। तो ये लखनऊ पैक्ट होता है, डिटेल में हमें पढ़ना है। अब भारत की अर्थव्यवस्था पर इस विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ रहा था वो समझते हैं। अभी हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था आपने समझ लिया। हमारे जो राजनीतिक संगठन है वो नज़दीक आते गए, लोगों में राष्ट्र भावना पनपती गई। तो इसको आप राजनीतिक प्रभाव में हेडिंग डाल सकते हैं कि भैया क्या राजनीतिक प्रभाव पड़े। तो वो जो मैंने पढ़ा दिया वो सब राजनीतिक प्रभाव में आप लिख सकते हैं कि विश्व युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध के भारत के ऊपर क्या राजनीतिक इफेक्ट पड़े। कि मतलब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो राजनीतिक संगठन है वो नज़दीक आते गए, ठीक। और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े। अब भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि युद्ध लड़ना है, पैसा खर्च होगा ही होगा। और जो जहाज है, पानी वाली जहाज, पहले उनसे बिजनेस किया जाता था, आयात निर्यात किया जाता था, लेकिन वो खाने पीने की चीज़ें, कपड़े उपड़े आयात निर्यात नहीं हो रही हैं। अब निर्यात क्या हो रहा है? बंदूकें निर्यात हो रही हैं, बम, गोला, हथियार। तो जो जहाज है, पानी वाली जहाज़ें हैं, वो सब ये सब ले जाने में बिजी हैं। तो आयात निर्यात पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। और इसके अलावा हमारे यहाँ से 13 लाख सैनिक ले गए हैं लड़ाई करने के लिए, और तो हर घर का एक सदस्य, जवान सदस्य ले गए हैं। तो कृषि नहीं हो पा रही है। लगभग हर घर का एक सैनिक ले गए हो, उसके माता पिता कहाँ कृषि कर पाएंगे। तो कृषि नहीं हो पा रही है, अन्न की पैदावार नहीं हो पाई पहले के मुकाबले। तो अन्न का उत्पादन कम हो गया। समझ में आ गया आपको। आयात निर्यात पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि जो आयात निर्यात करने वाला जो साधन है वो तो बम गोला जब ढो रहा है तो वस्तुएं आयात निर्यात कैसे होंगी। अब जो यहाँ पर बेचारे कच्चा माल जो है, कच्चा माल जो यहाँ पे उगा रहे थे कृषि किसान, जिनकी विदेशों में ज़रूरत थी, वो विदेश जा नहीं पा रहे हैं तो बर्बाद होते जा रहे हैं। जैसे जो नील की खेती करने वाले लोग थे, वो नील अगर डिमांड ही नहीं हो रही, वहाँ पर डिमांड की कमी आ गई ना। मतलब डिमांड की कमी क्या हो गई कि जाने के लिए साधन ही नहीं है, तो यहाँ से विदेश में जा नहीं पा रहा नील। तो जो किसान पैसा लगा कर इसको उगाया है वो बर्बाद हो जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो आयात निर्यात पर इफेक्ट पड़ रहा है। और भारतीय कपड़ा उद्योग को कुछ लाभ हुआ क्योंकि विदेश से जो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा आता था सस्ता हो जाता था। मतलब जो इंडिया में कपड़े बनाते थे ना, उनका महंगा हुआ करता था क्योंकि वो उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जितना ब्रिटेन में थी, कि यहाँ पे मानव जात द्वारा, मनुष्य द्वारा, इंसानों द्वारा ज़्यादा काम किया जा रहा है तो उसकी लागत बढ़ जा रही थी। लेकिन जब विदेश से कपड़ा आ नहीं पा रहा तो जो इंडिया में जो कपड़ा बन रहा है वही खपत ज़्यादा हो रही है। तो कपड़ा उद्योग को बहुत लाभ हुआ, कई व्यापार को भी बहुत लाभ हुआ। जो चीज़ें बाहर से आयात नहीं हो पा रही हैं उनसे संबंधित यहाँ पर उसकी डिमांड बढ़ी, और जो सप्लाई कर रहे हैं, जो उगा रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं वो इंडियंस ही हैं, तो उनका फ़ायदा हो रहा है। सब कुछ एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो प्रभाव इफेक्ट पड़ रहे हैं सब एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। रटना कुछ नहीं है, सब समझ लेना आपको। बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय पूंजीपतियों का निवेश बढ़ गया भैया। बैंक वाले क्षेत्र में हो या तो आपके बीमा वाले क्षेत्र में हो। अब जो हमारे धनी लोग हैं उन्होंने इस
सेक्टर में पैसा लगाना शुरू कर दिया। पहले विदेश में वो निर्यात कर दे, विदेश में वो पैसा लगा दिया करते थे, विदेश में कर दिया करते थे इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, अब वो भारत के अंदर ही जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पैसा जमा करने लग गए और बीमा सेक्टर में पैसा जमा करने लग गए। तो बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय पूंजीपतियों का निवेश जो है वो बढ़ गया। इसके अलावा जो निर्यात होने वाली वस्तुएं हैं वो उत्पादन कर रहे थे किसान, वो बर्बाद हो गए। मैंने बता दिया जो वस्तुएं यहाँ से जाती थी बाहर, कच्चा माल ज़्यादातर, वो जो निर्यात वो जो किसान उगा रहे थे वो बर्बाद हो गए बेचारे। और भारतीय लोगों ने धन बहुत दिया, युद्ध में पैसे की जरूरत थी, तो जो धनी लोग थे उनको टॉर्चर किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि आप पैसे दो, उनसे ज़बरदस्ती पैसे लिए गए। ठीक है, भारतीय लोगों से, जो पूंजीपति लोग थे उनसे ज़बरदस्ती पैसे लिए गए, क्योंकि यहाँ पैसे खर्च होने थे, अंग्रेजों के द्वारा पैसे खर्च होने थे। हर साल लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था केवल युद्ध पे। 40 करोड़ रुपए उस समय बहुत था, क्योंकि ये 1/3 है पूरे जीडीपी का, 1/3 है पूरा जो इनकम था, देश की इनकम थी ना, उसका 1/3 है ये, 1/3 था। लगभग 140 करोड़ पूरे आय ही थी आपके हमारे भारत की। तो 40 करोड़ हर साल युद्ध में खर्च हो जा रहा है। तो पूरा युद्ध 1914 से 1918 तक चला, 300 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, लगभग 300 करोड़ रुपए का। और भारत का जो कर्ज है वो बढ़ गया। 1914 में जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब तो कर्ज था 414 करोड़ रुपए हमारा, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ 781 करोड़ खर्चा हो गया। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? समाज के अंदर कहीं ना कहीं ये डर खत्म हो गया कि भैया सुप्रीम नहीं है, ये जो अंग्रेज है सुप्रीम नहीं है, इनको जब लड़ने के लिए हमारी सहायता करनी, हमारी लेनी पड़ रही है, हमारे घर के बच्चों को लेकर जा रहे हैं, वो जिता रहे हैं इनको, तो अंग्रेज सुप्रीम नहीं है। और इसके अलावा समाज पर यह भी इफ़ेक्ट पड़ा कि हमको टॉर्चर बहुत किया गया, हमारे जो बच्चों को ज़बरदस्ती ले गए लड़ाई करने के लिए, हमें बर्बाद कर दिया, खाने पीने के लिए मोहताज कर दिया इस विश्व युद्ध में। तो हम क्या हुए, हमारे अंदर जन आंदोलन, मास नेशनलिज्म की भावना और बढ़ गई, राष्ट्र प्रेम की भावना और बढ़ गई कि अब किसी तरीके से अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है और ख़ुद का राज यहाँ लाना है। तो ये इफ़ेक्ट पड़े बच्चों विश्व युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध के क्या इफ़ेक्ट पड़े समझ में आ गया होगा आपको। मोटे तौर पर देखा जाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग में नज़दीकियाँ बढ़ गई, हमारे यहाँ जो कई उद्योग थे वो बढ़े, लेकिन नुकसान ही हुआ ज़्यादातर। अगर ओवरऑल देखा जाए ज़्यादातर नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा बहुत कम हुआ है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। फ़ायदे में ये आप गिन सकते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की भावना और बढ़ गई, हमारे यहाँ कुछ उद्योगों ने डेवलपमेंट किया, लेकिन विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिर अंग्रेज़ों ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर दिया, उनको फिर ठप कर दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी थी, लेकिन बाद में फिर ये खटास हो गई, फिर दूरियाँ हो गई। तो बहुत कम फ़ायदा हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो ये दोबारा दोहरा लीजिएगा, बहुत आसान है, ये इफ़ेक्ट पड़े। इसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट। 1916 में मैंने बताया था लखनऊ के अंदर अधिवेशन होता है कांग्रेस का भी और मुस्लिम लीग का भी, और दोनों के बीच में समझौता होता है, कुछ बातों पर एग्रीमेंट साइन होता है। इसी एग्रीमेंट को लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहा जा रहा है। तो वो क्या क्या था वो हम समझेंगे अगली वीडियो में। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।